अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। 6.4 एक्सरसाइज है आपके पास। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास इस एक्सरसाइज का और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके पास 3 - x ओवर 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको चेक करना है कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन होती है, क्या ये रिड्यूसेबल है। अगर क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो जाती है, इट मींस कि वो रिड्यूसेबल है, और अगर वो रिड्यूसेबल है तो फिर वो क्वाड्रेटिक से रिड्यूस होकर लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने से पहले चेक करना है कि आपको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है वो आपकी फैक्टराइज होती है कि नहीं, वो रिड्यूस होती है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो आपके पास हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है उसको आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, अब आपने देखना है कि 6 आपके पास किस किस के टेबल में आता है। तो 3 2s are 6 होता है, और एक आपके पास 6 1s are 6 होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपके पास 6 के साथ माइनस का साइन है। इट मीन्स आपने चेक करना है इसमें से कौन से दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप माइनस करो तो आपके पास 1 आए। तो ये है आपके पास 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसका मतलब वो फैक्टर्स आपके पास 3x और 2x हैं। ठीक है, और जब आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन हो तो फिर आप बड़ी वैल्यू के साथ सेंटर वाला साइन लगाते हैं और छोटी वैल्यू के साथ उससे ऑपोजिट। तो ये आपके पास फैक्टराइज हो जाएगा। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि अब आपके पास 4 टर्म्स आ रही हैं। तो आप यहाँ से 2 टर्म्स में से पहली 2 टर्म्स में से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आ रहा है। जब आप 3x कॉमन करेंगे तो अंदर आपके पास रह जाएगा 2x + 1। ठीक है, जब आप 3x कॉमन करेंगे तो 3 2s are आपके पास 6 होता है, और x की 2 पावर्स हैं, एक पावर आप बाहर कॉमन ले चुके हैं, एक आपके पास अंदर आ जाएगी। और यहाँ से 3x का 3x आप कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1। उसके बाद -2x और -1 में से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहां कुछ भी कॉमन ना हो, वहां एटलीस्ट 1 लाजमी कॉमन होता है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों में से -1 कॉमन कर लिया। जब भी आप माइनस को बाहर कॉमन करते हैं तो आपके अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। आपके पास अंदर 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 - x ओवर 3x - 1 इंटू 2x + 1 आपके पास आया है। अब आप चेक करो तो ये दोनों आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं। तो लीनियर फैक्टर्स को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हो, ये लीनियर भी है और लीनियर होने के साथ साथ ये आपके पास नॉन रिपीटेड भी है। जब आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आता है तो आप क्या करते हो, आप कांस्टेंट लिखते हो, उसके नीचे पहला लीनियर फैक्टर, फिर आप कांस्टेंट लिखते हो, उसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर। तो जितने आपके पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं उतने आपको कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आपने इन कांस्टेंट्स a और b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, और फिर आपने एट द एंड इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको a और b की वैल्यू फाइंड करने से पहले या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3x - 1 और 2x + 1। अब जो आपके पास एलसीएम आया उससे आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, 3x - 1 को भी मल्टीप्लाई कर दें, और आप 2x + 1 को भी मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे भी 3x - 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें, और आप 2x + 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें। यहां से आप देखेंगे कि ये 2x + 1 आपका इस 2x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपका 3x - 1 इस 3x - 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो a के साथ आपके पास बचेगा 2x + 1। तो यहां पर आप लिखेंगे a × 2x + 1, और b के साथ आपके पास बचेगा 3x - 1। तो यहां पर आप लिखेंगे जी b × 3x - 1। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट और आपकी राइट साइड पे आपके डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं। तो ये आपका डिनोमिनेटर आपके इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास बचेगा 3 - x, और राइट साइड पर आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं। दोनों लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1 आपने 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो x की वैल्यू आपने अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले मैंने 2x + 1 को 0 के इक्वल रखा है।
यहाँ पर आपका 1 प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1/2 रखनी है आपने अपनी इस इक्वेशन में। यहाँ पे भी मैंने x की जगह पर -1/2 रख दिया। a मेरे पास एज इट इज, आगे 2 जो लिखा है वो भी एज इट इज, यहाँ पर x की जगह पर मैंने लिख दिया -1/2, आगे 1 है वो भी मेरे पास एज इट इज। फिर b भी मेरे पास एज इट इज, 3 भी मेरे पास एज इट इज, यहाँ पर x है, x की जगह पर मैंने लिख दिया -1/2 और आगे -1 भी मेरे पास एज इट इज। तो यहाँ पर आप देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1 + 1, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा -1 + 1, तो -1 + 1 ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आपके पास एलसीएम आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 - 2, ठीक है। -2 कैसे आएगा, जब आपके पास एलसीएम 2 आ रहा है तो 2 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली टर्म आपकी 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -3 और ये 1 × 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। अब -3 और -2 आपके पास होता है -5, नीचे वाला 2 आपके पास एज इट इज, और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, अगेन 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये आपके पास 3 × 2 = 6 + 1 आपके पास आ जाएगा 7/2। उसके बाद अगेन डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -5 यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7/5, ठीक है। उसके बाद दूसरे आपने कांस्टेंट को रखना है 0 के इक्वल, दूसरा कांस्टेंट कांस्टेंट कह रही हूँ, दूसरी लीनियर आपका जो लीनियर फैक्टर था उसको आपने रखना है 0 के इक्वल। दूसरा लीनियर फैक्टर आपके पास 3x - 1 है, इसको आप 0 के इक्वल रख लें, यहाँ से आपके पास 1 माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखें आपके पास x की वैल्यू आई है 1/3। अब आपने अपनी इक्वेशन 1 में x की जगह पर 1/3 रखना है। तो आप देखें जब आप यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 1/3, तो ये 3 आपका इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 आपके पास 0, इसका मतलब अब आपकी b वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप x की जगह पर 1/3 रखेंगे और यहाँ x की जगह 1/3 रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1/3 इज इक्वल टू a × 2 × 1/3 + 1, ठीक है। आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ था जी 3 - x, तो यहाँ मैंने x की जगह पर लगा दिया 1/3। यहाँ पर आपके पास था a × 2x + 1, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर लगा दिया 1/3, तो ये 2 1s are आपके पास 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे, 3 आपके पास एलसीएम आएगा, 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 3 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 आपका इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 3 3s are 9 आ जाएगा और आगे -1 लिखा, तो 9 - 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 8/3, ठीक है। 9 - 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 8/3। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, ऊपर आपके पास आएगा 2 + 3, तो 2 + 3 आपके पास 5 हो जाएगा। अगेन दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आपके पास बनेगा, 5 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/5, ठीक हो गया। a की वैल्यू 8/5 आई है, b की -7/5 आई थी, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आपने कहां पर करना है, आपके पास था जी 3 - x ओवर 3x - 1 इंटू 2x + 1, ठीक है। इसको जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था तो आपके पास आया था a ओवर 3x - 1 प्लस b ओवर 2x + 1, ठीक है। तो यहां पर a की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 8/5, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 7/5, ठीक है। ये प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपने दोनों तरफ इंटेग्रल्स अप्लाई करने हैं। जब आप यहाँ पे भी इंटेग्रल अप्लाई करोगे, यहाँ पर भी इंटेग्रल अप्लाई करोगे और यहाँ पर भी इंटेग्रल अप्लाई करोगे, तो इधर भी dx लगेगा, इधर भी dx लगेगा और इधर भी dx लगेगा ऑब्वियसली, तो फिर जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है 1/3x - 1 को,
अब आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई टर्म आ रही है तो उसकी पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो ये वाली टर्म आपकी लॉग में चली जाती है, लेकिन शर्त ये है कि इस टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो जब आप 3x - 1 का डेरिवेटिव देखते हैं तो 3 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0। तो ये 3 1 3, 3 - 0 आपके पास 3 होना चाहिए ऊपर, लेकिन ऊपर आपके पास 1 है, 3 नहीं है। तो फिर इसका मतलब 3 मिसिंग था, 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसकी पावर 1 है, ये लॉग में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जाएगा जब इसका डेरिवेटिव ऊपर हो। तो जब आप 2x + 1 का डेरिवेटिव देखते हैं तो 2x का डेरिवेटिव 2 है और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 है, तो 2 + 0 आपके पास 2 आता है। तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ऊपर आपके पास 2 होना चाहिए, 2 नहीं है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से आप डिवाइड भी कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8/15 log ऑफ। अब इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो ये वाली टर्म आपकी लॉग में चली जाएगी, आपके पास आ जाएगा log ऑफ 3x - 1। सिमिलरली -7/10, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये वाली टर्म भी आपकी लॉग में चली जाएगी और एंड पर आप लगाएंगे अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके पास 36 - 9x - 5x का स्क्वायर ओवर x की पावर 3 - 9x। ठीक है, आपने अपने रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए आपने 4 केसेस पढ़े हैं, जिसमें से 2 केसेस आपके लीनियर के लिए हैं और 2 केसेस आपके क्वाड्रेटिक के लिए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास जो x की हाईएस्ट पावर आपके डिनोमिनेटर में आ रही है वो 3 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है ये क्यूबिक आ गया, और क्यूबिक के लिए आपने कोई भी ऐसा केस नहीं पढ़ा जहां पर आपने देखा हो कि क्यूबिक आपके पास अगर एक्सप्रेशन आ रहा है या क्यूबिक फैक्टर आ रहा है तो आप उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ऐसा कोई केस हमने देखा ही नहीं है। तो अगर आपके पास यहाँ पर क्यूबिक आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पास कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास x कॉमन हो जाएगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा x² - 9। उसके बाद आपको पता है कि ये आपके पास x का स्क्वायर है और ये आपके पास 3 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास यही वाली फॉर्म बन रही है a² - b² वाली। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह की फॉर्म बनती है तो आप क्या करते हो, इन दोनों को एक दफा माइनस के साथ लिखते हो, एक दफा प्लस के साथ लिखते हो। ठीक है, अब आप चेक करो तो ये आपके पास तीनों जो है वो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और तीनों के तीनों ही आपके पास नॉन रिपीटेड है। तो ये आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं, पहले आप एक कांस्टेंट लिखेंगे, उसके नीचे पहला लीनियर फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे, उसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर, तीसरा कांस्टेंट लिखेंगे, उसके नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास आ जाएगा x, x - 3 और x + 3। अब यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x, x - 3 और x + 3 से, ठीक है, तो यहां से आपका x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a × x - 3 × x + 3। आपके पास आ जाएगा a × x - 3 × x + 3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एलसीएम से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इधर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एलसीएम में से आपका x - 3 कैंसिल हो जाएगा और b के साथ आपके पास बचेगा x और x + 3। ठीक है, तो b के साथ आपके पास बचेगा जी x और x + 3। और जब आप अपनी इस टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x + 3 आपके x + 3 से कैंसिल हो जाएगा और c के साथ आपके पास बचेगा x और x - 3। ठीक है, तो c के साथ आपके पास बचेगा x और x - 3। उसके बाद आपके पास अब दोनों साइड्स पे आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास बचेगा 36 - 9x - 5x का स्क्वायर और राइट साइड पे आपके पास ये वाली सारी टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 आपने 0 के इक्वल रखना है। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है,
और एंड पर आप इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने रखा है x को 0। जब आप x को 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखोगे ये वाली सारी टर्म भी 0, यहाँ 0 रखोगे ये वाली सारी टर्म भी 0। ठीक है, यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0 - 3 आपके पास -3 आ जाएगा। यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 + 3 आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0, यहाँ से सिर्फ आपके पास 36 आएगा। ये 3 3 आपके पास 9 हो जाएगा, साइन माइनस का है, आपके पास -9a आ जाएगा। उसके बाद -9a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, उसके बाद आपने फिर रखना है x को 3। जब आप यहाँ x को 3 रखोगे तो 3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ x को 3 रखोगे तो 3 - 3 ये वाली भी सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, b आएगा, x की जगह पर 3 आएगा, x की जगह पर 3 आएगा और ये वाला 3 साथ वैसे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप x की जगह पर 3 लगाओगे और यहाँ पर भी 3 लगाओगे और ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 36 - 27 - 45 करेंगे आपके पास -36 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 + 3 आपके पास 6 है, 6 × 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा 18। उसके बाद 18 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 18 1 * 18, 18 2 * 36 होता है, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ठीक है, और लास्टली मैंने अपना तीसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको जब 0 के इक्वल रखूंगी तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -3 आएगी। अब मैंने x की जगह पर -3 लगाना है, तो जब आप x की जगह पर -3 लगाएंगे, यहाँ -3 लगाएंगे तो ये वाली सारी टर्म 0, यहाँ -3 लगाएंगे तो ये वाली सारी टर्म भी 0, सिर्फ आप यहाँ -3 लगाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी लगाओगे ये भी 0, ये भी 0, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो मैंने -3 लगा दिया जहां जहां मेरे पास x था। ये -3 और -3 मेरे पास आ जाएगा -6, माइनस प्लस 6 3 18, तो मेरे पास ये 18c आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, c + 18 नहीं लिख देना, ये काम नहीं आप लोगों ने करना कि आप यहाँ पर लिखो c और ये माइनस माइनस आप करो प्लस और 6 3 आप कर दो 18। ये 18c में प्लस नहीं हो रहा, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका आंसर भी c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 18c। यहाँ पर आप -3 का स्क्वायर लोगे, यू गेट 9, 9 5 45, माइनस माइनस प्लस 9 3 27। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 18, यहाँ 18c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, a की -4 आई है, b की -2 आई है और c की 1 आई है। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था कि आपके पास था जी 36 - 9x - 5x का स्क्वायर, ओवर में आपके पास था जी x -3 और x + 3। ठीक है, और यहाँ इक्वल में आपके पास था जी a/x प्लस b/x -3 प्लस c/x + 3। ठीक है, तो यहाँ a की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी -4, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगी -2, तो वो माइनस मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। c की वैल्यू आपके पास आई थी 1, यहाँ से 2 भी इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, 4 भी आपका इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास है log of x, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास है log of x - 3 और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास है log of x + 3। जब आप सबको इंटीग्रेट कर लें तो एंड पर आपने क्या ऐड करना है, अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें तो आपके पास अगेन x की पावर जो है वो 3 आ रही है। जब आपके पास x की पावर 3 आ रही है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास फिर क्यूबिक है, और अगर क्यूबिक है तो इट मीन्स कि आपके पास लाजमी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास x² कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा x + 1। अब मैंने इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब यहाँ पर जो आपका x² आ रहा है, इसको आपने ये नहीं कहना कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x² को आप फैक्टराइज कर सकते हो, आप x² को लिख सकते हो x × x। ठीक है, तो ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर को जब आप
पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हो तो आप कहते हो कि आप पहले कांस्टेंट के नीचे अपना लीनियर फैक्टर की पावर 1 लिखते हो, दूसरे कांस्टेंट के नीचे आप अपने लीनियर फैक्टर की पावर 1 बढ़ा कर लिखते हो, और जब आप वापस इस पावर तक पहुंच जाते हो तो फिर आप स्टॉप कर देते हो उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना। फिर नेक्स्ट आपके पास लीनियर फैक्टर है, एक ही है और वो नॉन रिपीटेड है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को आप कैसे लिखते हो, कांस्टेंट लिखते हो और उसके नीचे आप अपना लीनियर फैक्टर लिख देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, जो आपका एलसीएम आया उससे आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और उससे आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और x आपका इस x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा a इंटू एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b के साथ आपके पास सिर्फ x प्लस 1 बचेगा, आपके पास आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 और c के साथ आपके पास सिर्फ x का स्क्वायर बचेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो आपकी राइट साइड पे और आपकी लेफ्ट साइड पे आपका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 और राइट साइड पे आपके पास ये वाली सारी टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को तो आप लिख सकते हो x इंटू एक्स और एक लीनियर फैक्टर आपके पास x प्लस 1 है। ठीक है, आप एक एक करके लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हो। इनको जब आप 0 के इक्वल रखोगे यहाँ दोनों से आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको जब 0 के इक्वल रखोगे आपके पास x की वैल्यू -1 आएगी। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास और कांस्टेंट आपके पास 3 है। ठीक है, तो दो कांस्टेंट की वैल्यू आप इनकी मदद से निकाल लोगे और तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पुट किया x को 0। जब आप x को इधर 0 रखोगे ये सारा 0 हो जाएगा, x को यहाँ 0 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, x को यहाँ 0 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा -1। यहाँ पर जब आप x को 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 1। 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा b, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। उसके बाद अब आपने रखना है x को -1। जब आप x को -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी आप x की जगह पर -1 लगाएंगे, ऊपर आपके पास स्क्वायर है, ये -1 आपके पास एज इट इज। ठीक है, अब जब आप यहाँ x को -1 रखेंगे तो ये -1 प्लस 1 आपकी ये वाली टर्म जो है वो फिर 0 हो जाएगी। यहाँ x को -1 रखेंगे तो ये -1 प्लस 1 आपकी ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर आएगा और साथ आपके पास c आ जाएगा। तो -1 का आप स्क्वायर लें तो वो आपके पास 1 होता है, 1 को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास c आ जाएगा। -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे यू गेट 1। ठीक है, उसके बाद आपने b और c की वैल्यू तो निकाल ली इनकी मदद से, अब आपको a की वैल्यू भी चाहिए। तो a की वैल्यू के लिए आप अपनी जो इक्वेशन है उसको अरेंज करके लिख लें, कोफिशिएंट्स आप कंपेयर करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी a की भी। ये ax को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा ax का स्क्वायर, ax को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा ax, bx आ जाएगा, यहाँ से b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा b, आगे आपके पास लिखा है cx का स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर -1। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि x स्क्वायर वाली टर्म्स मेरे पास कौन कौन सी हैं। एक ये टर्म है जिसमें x स्क्वायर है और एक ये टर्म है। इन दोनों में से मैंने x का स्क्वायर कॉमन किया, अंदर मेरे पास आ गया a प्लस c। इन दोनों में से मैंने x कॉमन किया, अंदर मेरे पास आ गया a प्लस b और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है b। ठीक है, अब आप देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, b और c की तो आप निकाल चुके हैं, a की चाहिए। तो a या तो आपके पास यहाँ पर है या फिर आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, आपकी मर्जी है आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, आपकी मर्जी है आप x के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें।
तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास a प्लस सी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास 2 है। ठीक है, c की वैल्यू मेरे पास 1 निकली थी, मैंने यहाँ पुट कर दी, इधर प्लस हो रही है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। 2 में से आप 1 निकालेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास a था, यहाँ पर b था, यहाँ पर c था। a की जगह मैंने 1 लगाया, b की वैल्यू -1 आई थी, c की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, तो मैंने a b c की वैल्यूज पुट की हैं। 1/x को आप इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा log ऑफ x। ये माइनस कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें। यहाँ x की पावर 2 है, तो जब ऊपर जाएगी तो आपके पास x की पावर -2 हो जाएगी, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर आपने इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है, पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड। तो -2 में जब आप 1 ऐड करेंगे आपके पास x की पावर -1 आ जाएगी, और आपने -1 से ही डिवाइड कर देना। ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, x की पावर यहाँ नेगेटिव है, जब आप नीचे लेकर आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, और एंड पर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। एक यही क्वेश्चन आपकी बुक में जो है वो डिफरेंट है, जिसका बुक के पीछे आंसर भी गलत है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मैं क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। ये मेरे पास x का क्यूब है, ये मेरे पास 2 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे खोलते हैं? आप क्या करते हैं, आप पहले ये पावर छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, पहले आप पावर छोड़कर लिखते हैं, आप लिखते हैं a प्लस b, फिर आप लिखते हैं पहली टर्म का स्क्वायर, ये आपकी पहली टर्म है, पहली टर्म का स्क्वायर, फिर आप लिखते हैं प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी दूसरी टर्म है। उसके बाद आप ये वाला साइन चेंज करते हैं और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है ए बी। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले पावर छोड़कर, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया, पहले मैंने इनकी पावर छोड़कर लिखा है, मेरे पास आ गया x प्लस 2, फिर मैंने लिखा है पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज किया, ये वाला साइन चेंज किया, और x और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2x। ठीक है, उसके बाद आपके पास x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, और आगे आपके पास है -2x। अब आपने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ये तो आपके पास लीनियर है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ रही है। अब आप चेक कर लो कि इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। ठीक है, तो इसको पहले आप सीधा कर लें, आपके पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर -2x प्लस 4। ठीक है, जब आपने इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करते हो, कांस्टेंट को हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो। आप कहते हो मल्टीप्लाई करने से 4 1 जार 4 आए। ठीक है, तो आप देख लो 4 किस किस के टेबल में आता है, एक 2 2 जार 4 होता है, एक 4 1 जार 4 होता है। ठीक है, और इसके साथ साइन प्लस का है। अब आपने चेक करना है इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको आप प्लस करो तो आपके पास 2 आए, तो कोई भी नहीं है। 2 + 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो ये अब आपके पास आया है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है, और ये एक ही है, इसका मतलब है ये नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आया। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर को तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, उसके नीचे अपना लीनियर फैक्टर लिख देते हैं। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप एक ही साथ दो कांस्टेंट्स के साथ लिखते हैं। पहले कांस्टेंट के साथ आप x लिखते हैं, दूसरा कांस्टेंट आप सिंपल डालते हैं, और नीचे आप अपना क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा bx + c / x² -2x + 4। उसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे, आपको ये भी शायद पता हो कि एलसीएम आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये x + 2 आपका bx + c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आपके पास आएगा x + 2 भी। ठीक है, एलसीएम में आपके पास आएगा x² -2x + 4 भी। ठीक है, तो एलसीएम से आपने इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं,
एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपका एलसीएम आया है x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो एलसीएम से आपने इस अपने bx प्लस c को भी मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से आपने अपनी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम आपके पास आया जी x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर आपकी ये वाली टर्म जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आएगा a के साथ ये वाली टर्म और bx प्लस c के साथ ये वाली टर्म, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, a के साथ ये वाली टर्म आएगी प्लस bx प्लस c के साथ ये वाली टर्म आएगी। उसके बाद आप देखो तो आपका राइट साइड पर और आपका लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पर लीनियर फैक्टर एक ही है और कॉन्स्टेंट्स आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो मैं अपने लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख के निकाल लूंगी, बाकी दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज मुझे निकालने के लिए फिर कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मैं इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखूंगी मेरे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी। मैं अपनी इस इक्वेशन में x की जगह -2 लगाने लगी। मैंने यहाँ भी x की जगह -2 लगा दिया, यहाँ भी x की जगह -2 लगा दिया, यहाँ भी x की जगह -2 लगा दिया, यहाँ भी x की जगह -2 लगा दिया। बाकी जितनी भी टर्म्स थी वो सारी मेरे पास एज इट इज आ जाएंगी। -2 का आप स्क्वायर लेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4 और ये भी आपके पास 4 आ जाएगा। ये -2 प्लस 2 करेंगे 0 0, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली आपकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ 12 12 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 आपका 12 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। एक वैल्यू तो आपने निकाल ली। एक वैल्यू आपने निकाल ली, बाकी दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी इस इक्वेशन को ओपन करके लिखेंगे। a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर bx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके a के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आप देख लें, bx को x से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया bx का स्क्वायर, bx को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 2bx, c को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा cx, c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2c, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने देखा एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास ये है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है। यहाँ से मैंने a प्लस बी को कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह गया a प्लस बी। एक्स वाली एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन तीनों टर्म्स में से भी मैंने x कॉमन किया, अंदर मेरे पास आ जाएगा -2a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, तो 4a प्लस 2c मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मैंने कोफिशिएंट क्यों कंपेयर किया है, मेरे पास a की वैल्यू है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरे पास है, तो यहां से b की निकल आएगी, ठीक है। तो मैंने लिखा कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a प्लस बी है, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट भी आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। तो a यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और a की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, ये माइनस का साइन वैसे ही। a की वैल्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें a की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, तो आपके पास यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। उसके बाद अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कांस्टेंट कंपेयर कर लिए। एक कांस्टेंट राइट साइड पे मेरे पास ये है और लेफ्ट साइड पे मेरा कांस्टेंट है 12, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2c। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ a की वैल्यू रखी 1 थी, 4 1 4 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 12 - 4 करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा।
सी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लाकर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद यहां मैं लिख देती हूं कि आपके पास ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू आपके पास -1 है और सी की वैल्यू आपके पास ये सामने लिखी हुई है 4 है। ठीक है, आपने जब अपनी इक्वेशन को, अपने गिवन क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था तो आपके पास इस तरह से कुछ आया था, a/x+2 प्लस bx+c ओवर x का स्क्वायर -2x+4। ठीक है, तो यहां पर जब आप a की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/x+2। यहां पर जब आप b की वैल्यू रखेंगे तो b आपका -1 है, -1 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा -x प्लस c की वैल्यू 4 है, तो यहां आपके पास बन जाएगा -x+4 और नीचे वाला आपके पास एज इट इज। ठीक है, उसके बाद ये तो आराम से आपके पास लॉग में चला जाएगा। इसको देखें आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहां से माइनस बाहर निकाला है, जब मैंने माइनस कॉमन करके बाहर निकाला तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था ये मेरे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे वाले का ना ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर ही नीचे वाला लॉग में जाएगा ना। देखिए इस सारे की पावर तो 1 है, अगर इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल जाए तो ये लॉग में चला जाएगा। तो डेरिवेटिव देखिए, x² का डेरिवेटिव 2x है और 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 है। ठीक है, x² का आपके पास डेरिवेटिव 2x है और 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 है। ठीक है, या और 4 का 0 है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। यहां से अगर मैं 2 कॉमन करूं ना तो ऊपर मुझे x-1 चाहिए, ऊपर मेरे पास x-4 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस 4 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया -1 -3। ठीक है, -1 -3 भी आपके पास क्या होता है, -4 ही होता है। क्यों मैंने ब्रेक किया, क्योंकि ऊपर मुझे x-1 चाहिए, मेरे पास x-4 आ रहा है तो 4 को मैंने ब्रेक करके x-1 -3 लिख लिया। ठीक है, नीचे आपके पास है x का स्क्वायर -2x+4। ठीक है, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव मेरे पास ये हिस्सा है। ठीक है, आपको दिखा भी देते हैं फिर से। जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपके पास 2x - 2 आ रहा है और अगर मैं 2 को कॉमन कर लूं तो अंदर मेरे पास x-1 होना चाहिए। ठीक है, तो x-1 ये देखें अब आपके पास बन गया। मैंने यहां पर क्या किया, x-1 के नीचे भी x² - 2x+4 लिख दिया और यहाँ -3 के नीचे भी ये सारा कुछ आएगा, तो एक माइनस ये है एक माइनस ये है, तो बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 3/x का स्क्वायर -2x+4। ठीक हो गया। अब आपने देखा था इसके डेरिवेटिव में आपके पास यहाँ पर साथ 2 भी चाहिए था। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये नीचे वाले का ऊपर आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है तो ये वाला भी आपके पास लॉग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें आपके पास क्या प्रॉब्लम हो गई, ये ना फैक्टराइज हो सकता है ना कुछ हो सकता है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट अब मैं कैसे करूं, मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप देखते हो कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x² - 2x+4, ठीक है, वो आपके पास इक्वेशन होती है जिसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हो कोफिशिएंट 1 हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक आसानी उसने मेरे लिए कर दी कि यहाँ पर उसने मेरा कोफिशिएंट 1 ही रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या आप करते हो, आप अपनी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हो। अब मेरे पास राइट साइड कोई नहीं है, ठीक है, आप स्टेप समझ ले, x का स्क्वायर -2x आप यहाँ पर लाओगे, आप लिख दोगे -4। ठीक है, फिर आप सेंटर वाली टर्म का हाफ करते हो। 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा आपके पास 1 होता है, तो आप सेंटर वाली टर्म का हाफ करके उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देते हो और उसका स्क्वायर जो है आप इधर भी ऐड कर देते हो। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, सेंटर वाली टर्म का मैंने हाफ किया 1 का स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया, 1 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, देखें मेरे पास ये वाली साइड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आसान लफ्जों में आप अगर कहें तो आप इस तरह कह लें
कि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये मेरे पास x का स्क्वायर है, ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर, ये मेरे पास -2 के साथ पहली टर्म आ रही है, दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ पर क्या हो कि ये 2x ही आ जाए। फिर सुन लें, मुश्किल चीज है, इसको देखें ध्यान से। आपके पास लिखा है x का स्क्वायर -2x + 4, ठीक है, ये मेरे पास x का स्क्वायर है, सेंटर में मेरे पास आता है -2 के साथ पहली टर्म, ठीक है, दूसरी टर्म मेरी यहाँ पर क्या हो कि मेरे पास 2x ही वापस आ जाए, ठीक है, फिर दूसरी टर्म का मेरे पास स्क्वायर आता है और आगे मेरे पास लिखा हुआ है +4, तो दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ 1 होगी तो मेरे पास ये 2x बनेगा, ठीक है, इसका मतलब दूसरी टर्म मेरी 1 है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ 1 का स्क्वायर मिसिंग है, तो मैंने 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आसान लफ्जों में अगर आप समझो तो यहाँ मुझे 1 चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो आप बेशक 4 को ही ब्रेक करके लिख लो, x का स्क्वायर -2x, 4 को ब्रेक करके लिख लें 1 + 3, ठीक है, यहां तक आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर का, ठीक है, और आगे आपके पास लिखा हुआ है +3, तो ये देखें मैंने यही चीज लिखी है। तो अगर आपको ये नहीं ना समझ आ रही कि 1 का स्क्वायर ऐड भी किया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, तो एटलीस्ट आपको ये समझ आना चाहिए कि ये x का स्क्वायर है, यहाँ -2x के साथ मुझे 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास होता है a का स्क्वायर -2ab, ठीक है, तो ये 2ab को सॉल्व करके उसने 2x लिखा हुआ है, तो ये 2 तो मेरा फॉर्मूले का है, x मेरी पहली टर्म है, इसका मतलब b मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि मेरे पास वापस 2x ही आ जाए, तो b मुझे 1 चाहिए, ठीक है, b मुझे 1 चाहिए। तो अगर आपको ऐसे समझ आती है कि आपको 1 चाहिए तो आप 4 को ब्रेक कर लें, 1 + 3 कर लें, और अगर आपको ऐसे समझ आती है कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर मिसिंग है तो आप 1 का स्क्वायर ऐड भी कर लें और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लें, ठीक है। उसके बाद ये 3 किसका स्क्वायर है, ये √3 का अगर आप स्क्वायर लो तो वो 3 बनता है, ठीक है, तो मैंने इस 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर। क्या मुझे मुश्किल पेश आ गई कि मैंने 3 को स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिख रही हूं मैं, भाई 3 बन रहा है, 3 रहने दूं, क्या जरूरत है मुझे उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की। तो आइए इसका भी हम आंसर देखते हैं। आप पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास लिखा हो 1/a² + x का स्क्वायर और आपने इसको इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, तो आप चेक करते हो इसका पहले तो ऊपर डेरिवेटिव हो, अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो आप इसको इंटीग्रेट करते हो, आप कहते हो इसका आंसर आता है 1/a tan 1 x/a, ठीक है, इस वजह से मुझे यहाँ कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो ये मेरे पास √3 का स्क्वायर है और ये पहले लिखा मैंने, ये वाली टर्म बाद में लिखी, तो आप देखो कि a² की जगह आपके पास √3 का स्क्वायर है और x² की जगह आपके पास x - 1 का स्क्वायर है। ये 3 मेरे पास कांस्टेंट है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, ऊपर मेरे पास 1 हो गया, तो अब ये मेरे पास बिल्कुल यही वाली फॉर्म बन रही है 1/a² + x² वाली, ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है कि a की जगह पर मेरे पास √3 आ रहा है और x की जगह पर मेरे पास x - 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये भी अर्ज की कि इसकी पावर को छोड़कर आपने चेक करना होता है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो चेक कर लें, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 है, 1 का 0 है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का 0 है, तो 1 - 0 ऊपर आपके पास 1 पड़ा है, ठीक है, x - 1 का डेरिवेटिव आपके पास 1 ही होता है, वो आपके पास ऊपर मौजूद है, तो डेरिवेटिव भी आपके पास ऊपर मौजूद है, तो बस आपने ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है जी आपके पास 1/a tan 1 x/a, ठीक है, तो आपके पास आपके क्वेश्चन में a की जगह पर है जी √3, आगे आपके पास आएगा tan 1, ठीक है, x की जगह पर आपके पास लिखा हुआ है x - 1 और a की जगह पर आपके पास है √3, तो ये आ जाएगा 1/√3 × tan 1 x - 1/√3। कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गई तो एंड पर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके पास सीकेंट x / 1 + कोसीकेंट x, तो सीकेंट आपके पास होता है 1/cos, कोसीकेंट आपके पास होता है 1/sin, ठीक है,
यहां पर आप 1 + 1/sin का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा sin x। जो आपका एलसीएम आया उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये sin x इस sin x से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा 1, sin x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा sin x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये दरअसल आपके पास ये लिखा हुआ है कि 1/cos x डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो मैंने लिखा 1/cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस 1/sin x। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आप इस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहां मैंने रेसिप्रोकल लेके लिख लिया। अब ऊपर आपके पास आ जाएगा sin x, नीचे आपके पास है जी cos x इंटू sin x प्लस 1। यहां तक ओके हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास डेरिवेटिव मौजूद ना हो आगे। ठीक है, मैं किसी भी चीज को उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं कर सकती जब तक कि मेरे पास आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो। sin x को अगर मैं देखूं तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, मेरे पास आगे मौजूद नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हो कि जी नीचे वाले की पावर 1 हो तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इसका भी डेरिवेटिव देख लो। sin x का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos x और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। इसका मतलब ऊपर आपके पास cos x होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो फिर मैंने cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, cos x से डिवाइड भी कर दिया। जब cos x से मल्टीप्लाई करूंगी तो cos x न्यूमिनेटर में भी आ जाएगा, और जब cos x से डिवाइड करूंगी तो cos x और ये वाला cos x आपके पास मिलके cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, अब sin का मेरे पास आगे डेरिवेटिव है। ठीक है, तो मैंने यहां पर sin x को लेट कर लिया t के इक्वल। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो sin x का मेरे पास आ जाएगा डेरिवेटिव cos x और t का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा dt/dx। ठीक है, ये dx मेरे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो cos x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x dx मेरे पास इक्वल आ जाएगा dt के। ठीक है, cos x dx मेरे पास इक्वल आ जाएगा dt के। इस cos x dx की जगह पर मैं लगाऊंगी dt, sin x की जगह पर मैं लगाऊंगी t, sin x की जगह पर मैं लगाऊंगी t, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1। और इस cos स्क्वायर की जगह आपने क्या करना है, तो cos स्क्वायर आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, cos स्क्वायर आपके पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 1 लिखा, मैंने माइनस डाला, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर t का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन को मैंने t लेट किया हुआ, तो जब साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरे पास t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यही पेज आपके पास दोबारा आ गया। अब आपके पास ये लिखा हुआ है जी t dt 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी प्लस 1। तो ये 1 माइनस टी का स्क्वायर आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म नहीं है कि ये 1 का स्क्वायर है और आगे t का स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स का जो स्क्वायर आ रहा है ये आपके पास कुछ ये वाली शक्ल बन रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो फिर इसको आप कैसे लिखते हैं, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह मैंने लिखा है 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और ये वाला t प्लस 1 आपके पास वैसे ही t प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस टी लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गौर करो तो ये आपके पास तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों लीनियर है लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, तो 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी आपके पास हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो इसको अब आप पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a ओवर 1 माइनस टी, b ओवर 1 प्लस टी प्लस c ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है जी एलसीएम। तो एलसीएम में आपके पास एक आएगा 1 माइनस टी और दूसरा आपके पास आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास दोनों टर्म सेम हो, सिर्फ पावर का फर्क हो, तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म आपका एलसीएम आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके पास 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस टी। ठीक है, अब आप एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें,
एलसीएम से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस टी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस टी से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा a इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस b के साथ आपके पास बच रहा है 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। ठीक है, b के साथ आपके पास बच रहा है 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। ठीक है, और c के साथ आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, मेरा एलसीएम आया था 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, c के साथ आपके पास बचेगा 1 माइनस टी। ठीक है, c के साथ आपके पास बचेगा 1 माइनस टी। उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आपके पास टी आएगा और यहां पर आपके पास ये वाली सारी टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपको अब ए बी सी की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, ताकि आप सिंप्लीफाई कर सकें इसको। तो यहां पर आप देखो आपके पास लीनियर फैक्टर्स 3 थे, जिसमें से 2 रिपीट हो रहे थे। ठीक है, आपके पास ये 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों को जब आप एक एक करके 0 के इक्वल रखते हो तो इन दोनों से तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू -1 मिलेगी। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से आपको t की वैल्यू 1 मिलेगी, तो यहां से एक t की वैल्यू 1 आएगी और एक दफा t की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं t को जब 1 रखूंगी, यहाँ 1 रखूंगी, ये वाली सारी टर्म भी 0, यहाँ t को 1 रखूंगी, ये भी 0, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। यहाँ t को आप 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। फिर जब आप t को -1 रखेंगे, पता नहीं अब आपको समझ आ रही है कि t को 1 और -1 हमने क्यों रखा है। हम लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं ना, ये लीनियर फैक्टर है, तो जब आप यहाँ पर 1 माइनस टी को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 1। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, जब आप 1 प्लस t को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, यहां से भी -1 आनी है, यहां से भी -1 आनी है, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो पहले मैंने t को 1 रखा तो आपने देखा a की वैल्यू आपको मिल गई। अब मैं t को -1 रखने लगी, तो जब मैं यहाँ -1 रखूंगी, -1 प्लस 1 मेरी ये वाली टर्म 0, जब यहाँ t को -1 रखूंगी, -1 प्लस 1 ये वाली सारी टर्म 0, जब यहाँ -1 रखूंगी और एक माइनस ये है तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 आपके पास 2 होता है, 2 c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, 2 वैल्यूज निकल आई। तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इक्वेशन को रीअरेंज करना है और कंपेयरिंग करनी है। ठीक है, तो ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोल लें, ये आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल लिखी हुई है कि ये आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली सूरत हाल है। ठीक है, तो फिर इसको आप क्लोज करके कैसे लिखते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब आप 1 प्लस टी और 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पर करने लगी हूँ। जब 1 प्लस टी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो मेरे पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी और 1 प्लस टी को तो आपने देखा आपके पास आया 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, और आगे आपके पास लिखा हुआ है c इंटू 1 माइनस टी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया c इंटू 1 माइनस टी। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, a को 1 से किया a आ गया, a को t स्क्वायर से किया मेरे पास a t स्क्वायर आ गया, a को 2t से किया मेरे पास 2at आ गया, b को 1 से किया मेरे पास b आ गया, b को t स्क्वायर से किया मेरे पास bt स्क्वायर आ गया, c को 1 से किया c आ गया, c को t से किया आपके पास ct आ गया। उसके बाद t स्क्वायर वाली एक टर्म आपके पास ये है और t स्क्वायर वाली एक टर्म आपके पास ये है। ठीक है, इन दोनों में से मैंने t का स्क्वायर कॉमन किया, अंदर आपके पास आ गया a माइनस b। उसके बाद t वाली टर्म एक आपके पास ये है, t वाली एक टर्म आपके पास ये है, इन दोनों में से मैंने t जब कॉमन किया तो अंदर आपके पास आ जाएगा 2a माइनस c। ठीक है, और कांस्टेंट आपके पास a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और यहाँ पर c भी कांस्टेंट है, यानी कि ये 3 टर्म्स ऐसी हैं आपके पास जिनके साथ आपके पास t मौजूद नहीं है।
ठीक है, तो जिसके साथ आपके पास वेरिएबल मौजूद ना हो वो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद मैंने आपसे कहा आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, जिसके मर्जी कर लें। आपको ए की वैल्यू चाहिए, तीनों में ए है। आप टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हैं, टी स्क्वायर का कर लें, टी का करना चाहते हैं, टी का कर लें, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना चाहते हैं, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लें। मैंने टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास है a माइनस बी, यहाँ पर टी स्क्वायर ही नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट भी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a माइनस बी, बी यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1/4 है। a और b इक्वल है, इसका मतलब b की वैल्यू भी आपके पास 1/4 है। ठीक है, इसकी जब आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी इसकी, तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस बनी थी a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/4। आपने देखा a और b की वैल्यू सेम आई है, b की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी 1/4। ठीक है, और ये 1 प्लस टी आपके पास एज इट इज। यहां पर c की वैल्यू आपके पास आई थी 1/2 माइनस 1/2 आई थी, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर आपके पास है जी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। उसके बाद कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, यहाँ पावर 2 थी, ऊपर जाकर आपके पास नेगेटिव हो गई, जहां पावर आपके पास 1 है। ठीक है, यहाँ पावर आपके पास 1 है। आपने चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर आपके पास मौजूद है, तो देखें जरा, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव आपके पास 1, तो ये 0 माइनस 1 आपके पास -1 ऊपर होना चाहिए, माइनस नहीं है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर दें। अब डेरिवेटिव ऊपर बना है, तो अब आप इसको लॉग में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चेक करें इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो 1 का 0 है और t का डेरिवेटिव आपके पास 1 है, तो 0 प्लस 1 आपके पास ऊपर 1 मौजूद है, तो ये आपके पास लॉग में चला जाएगा। यहाँ आप पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4 log ऑफ 1 माइनस टी। आपने लेट किया था साइन एक्स को, तो t की जगह पर आप लगा देंगे साइन एक्स, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे तो आप नीचे ले आएंगे, और यहाँ पर भी फिर t की जगह पर आप लगाएंगे साइन एक्स, और एंड पर आपने लगाना है जी अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप अगर गौर करो, ये वाली टर्म आपकी माइनस में है, ये वाली आपके पास प्लस में है। ठीक है, आपके पास log x माइनस log y अगर लिखा हो, ठीक है, तो आप इसको लिखते हो log x/y। ठीक है, जिस टर्म के साथ माइनस होता है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, तो माइनस आपका इस टर्म के साथ है, तो आपके पास डिवाइड में माइनस वाली टर्म आएगी और न्यूमिनेटर में आपके पास प्लस वाली टर्म आएगी। ठीक हो गया, और 1/4 जो है वो आपने इन दोनों में से कॉमन कर लिया, और अगर आप -1/4 इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो फिर आपके पास प्लस वाली नीचे आएगी और माइनस वाली ऊपर आएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, साइन नीचे है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ठीक है, तो मैंने साइन को लेट कर लिया t के इक्वल, साइन x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा cos x, t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा dt/dx। वो जो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको इधर लाकर आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये cos x dx आपके पास आ जाएगा dt। साइन का स्क्वायर है, इट मीन आप लिखोगे t का स्क्वायर, 4 आपके पास वैसे ही साइन एक्स है, इसको आप लिखोगे t है ये आपके पास, और आगे आपके पास लिखा हुआ है -5, तो इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा t-1 इंटू t+5। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन कि आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना। ठीक है, अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लें, तो 1/t-1 इंटू t+5 को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं? दोनों आपके पास लीनियर है, दोनों आपके पास नॉन रिपीटेड है, तो आप क्या करोगे,
पहला कांस्टेंट लिखते हैं उसके नीचे पहला लीनियर फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं उसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास a के साथ आ जाएगा t+5, b के साथ आ जाएगा t-1। ठीक है, और आपको पता है डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाते हैं एलसीएम लेने से, तो लेफ्ट और राइट साइड से आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो फिर लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 आपने अपने लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के t की वैल्यू निकालनी होती है। जब आप t-1 को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप t+5 को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। ठीक है, अब t की वैल्यू को आपने 1 रखना है इस इक्वेशन में, एक दफा आपने -5 रखना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब आप 1 रखोगे ये 1 - 1 आपके पास 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 5 + 1 आपके पास 6 हो जाएगा, 6 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब आप -5 रखोगे t की जगह पर, यहाँ -5 रखोगे, -5 और -1 आ जाएगा, यहाँ -5 रखोगे तो -5 + 5 आपके पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास a वाली टर्म 0 हो जाएगी, b वाली आपके पास सिर्फ बचेगी। ये -5 -1 आपके पास -6 होगा, -6 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/6। ठीक है, यहाँ पर a की पुट करूंगी 1/6, यहाँ पर b की पुट करूंगी -1/6। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों तरफ इंटेग्रल्स लगाने हैं। a की जगह मैंने लगा दिया 1/6, b की जगह मैंने लगाना है -1/6, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और 1/6 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट्स को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे। जब आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे, अंदर आपके पास रह जाएगा 1/t-1। ठीक है, तो 1/t-1 को जब आप इंटीग्रेट करोगे यू गेट log of t-1। बिल्कुल इसी तरह यहां से जब आप 1/6 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे, आपके पास अंदर रह जाएगा 1/t+5। ठीक है, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा log of t+5। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों में से 1/6 कॉमन कर लिया। जब मैंने 1/6 कॉमन करूंगी, ठीक है, जब कॉमन करूंगी तो अंदर आपके पास आएगा log of t-1 माइनस log of t+5। ठीक है, तो जब आप सिंगल लॉग में लिखते हैं तो माइनस वाली टर्म जो होती है आपकी वो डिवीजन में आ जाती है। उसके बाद t आपके पास था sin x, तो t की जगह पर आपने लगा देना है sin x, तो ये आपके पास आ जाएगा sin x -1 sin x +5, और एंड पर आप लगाते हैं जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 भी कवर हो गई और आपका आज चैप्टर नंबर 6 भी कवर अप हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।